चूड़ियां बेचने वाली गरीब सास बहू। शीला अपनी बहू भव्या के साथ जौनपुर गांव में रहती थी। आज तीज का त्योहार था। भव्या ने पूरे मन से अपने पति प्रशांत के लिए व्रत रखा हुआ था। तभी वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज तो तीज का त्योहार है, वो घर कब आएंगे? आपने उन्हें कहा तो था ना चिट्ठी भेजकर कि वो इस त्योहार पर घर आ जाएं। ऐसी भी शहर जाकर क्या नौकरी करना कि घर वालों को ही भूल जाएं। तू चिंता मत कर बहू, मैंने उसे चिट्ठी भेजी थी, वो जरूर आएगा इस बार। 10 महीने से मैंने भी उसे नहीं देखा, पर मेरा बेटा काम करके पैसे टाइम से तो भिजवा देता है। वो अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलता, ये तो पता है ना तुझे। जी माँ जी। दोनों सास बहू बैठी बातें कर रही थीं कि एक डाकिया आता है। अरे अम्मा जी, आपके लिए शहर से एक चिट्ठी आई है प्रशांत बाबू की, ले लीजिए। क्या प्रशांत उसकी चिट्ठी? क्यों, वो खुद क्यों नहीं आया? उसने तो वादा किया था ना। माँ जी, वो तो इस बार भी नहीं आए। मुझे कब से उनका इंतजार था। देखिए तो जरा चिट्ठी में क्या लिखा है। तू ही पढ़कर बता दे बहू। जी माँ जी। माँ, मुझे माफ करना, इस बार भी मैं नहीं आ पाया और अब शायद कभी आऊंगा भी नहीं। मेरी नौकरी शहर में बहुत अच्छे से चल रही है और पाखी से मैंने शादी कर ली है। पाखी बहुत अच्छी लड़की है। माफ करना माँ, आपने मेरी शादी भव्या से जबरदस्ती कराई थी। वो मुझे पसंद भी नहीं थी, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता था और पैसे मैं आपको भिजवाता रहूंगा। लेकिन आज के बाद भव्या से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती है। आपका बेटा प्रशांत। ये चिट्ठी सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और भव्या गुमसुम होकर बैठ जाती है। तभी शीला रोते हुए कहती है, बहू संभाल अपने आप को। जरूर वो मजाक कर रहा होगा, मैं उसे समझा दूंगी। ऐसे कैसे तुझे छोड़ सकता है वो? बहू कुछ तो बोल बहू। बहुत देर हो जाती है। चिट्ठी पढ़कर भव्या का शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो बिल्कुल गुमसुम हो जाती है। सास के लाख पूछने पर भी कुछ नहीं कहती, न रोती। तभी गुस्से में शीला उसे एक चांटा मार देती है, जिसके बाद रोते हुए अपनी सास की गले लग जाती है और कहती है, सब खत्म हो गया ये माँ जी। ये मिला है आज मुझे तीज के दिन। सुहागन अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती है, पर उन्होंने तो मुझसे वो अधिकार ही छीन लिया। माँ जी, वो छोड़कर चले गए मुझे। अब मेरा जीने का क्या फायदा? मर जाऊंगी मैं माँ जी, मर जाऊंगी। ये बोलकर भव्या कुएं में कूदने जाती है कि उसकी सास उसका हाथ पकड़कर खींचकर बोलती है, बहू तू पागल हो गई है क्या? ये क्या करने जा रही थी तू? अरे मेरे बेटे ने तेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और तू उसकी वजह से अपनी जान देने चली है। अपनी माँ जी को तू यूं ही छोड़कर चली जाएगी? बोल, मेरा क्या होगा? कौन मेरा ख्याल रखेगा? टाइम पर दवाई कौन देगा? माँ जी, आपके पास आपका बेटा है, उसकी नई बहू है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, उसने क्या कहा? वो कभी लौट कर नहीं आएगा, सिर्फ पैसे भिजवाएगा। तो बहू, मुझे उसके पैसे भी नहीं चाहिए। आज के बाद मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है और अब से तू मेरी बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी। क्या अब भी तू अपनी माँ को छोड़कर जाना चाहेगी? बता। नहीं माँ जी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर माँ जी, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम क्या करेंगे? मैं कुंवारे पर कांच की चूड़ियां बनाती थी, वही काम हम दोबारा शुरू करेंगे अपनी जीवन यापन के लिए। तुझे आती है चूड़ियां बनानी? हाँ माँ जी, मैं भी शादी से पहले चूड़ियां बनाती थी। तो कल से हम चूड़ियां बनाकर सास बहू बेचेंगे। ये कहते ही शीला अपने बिस्तर के नीचे से पुरानी चूड़ियां बनाने वाली छोटी सी भट्टी मशीन निकालती है। जरूरत के सामान से दोनों सुंदर सुंदर कांच की लाख की चूड़ियां बनाने लगती हैं और जब वो बन जाती हैं तो उन्हें बेचने के लिए लच्छे बनाकर तैयार कर देती हैं। जब काफी चूड़ियां बन जाती हैं तो दोनों सास बहू मंडी में जाकर एक कपड़ा बिछाकर उस पर सारी चूड़ियां सजा देती हैं और ग्राहक बुलाने लगती हैं। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, हाथ से बनाई रंग बिरंगी तैयार की गई कांच की और लाख की चूड़ियां। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां। आइए, सस्ती दर पर चूड़ियां खरीद लीजिए, 10 रुपए दर्जन भर। लीजिए ये शानदार चूड़ियां लीजिए, पहनिए दिवाली, तीज, करवा चौथ पर। आइए लीजिए रंग बिरंगी चूड़ियां। दोनों सास बहू की आवाज लगाने से ग्राहक उनकी दुकान पर आते हैं और कहते हैं, अरे चूड़ियां देना जरा, अच्छी लग रही है। कितना करूं मैडम, 1 दर्जन या 2 दर्जन? मेरी साड़ी तो गुलाबी और पीले रंग की है, तो आप दोनों रंग की 1-1 दर्जन चूड़ी पैक कर दीजिए। लो बेटा, ये दोनों रंग की पैक कर दिया, संभाल कर ले जाना। जी आंटी, शुक्रिया, ये लीजिए आपके पैसे।
सुनिए बहन जी, मुझे अपनी पत्नी के लिए कट वाली चूड़ियाँ चाहिए। ये लीजिए, ये देखिए, आएगी? जी नहीं, ये उनका साइज नहीं है। तो आप ये साइज बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो उनके हाथ का पता नहीं है। ये 2.25, ये 2.5, 2 आने दो। जी मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, पर शायद आपकी कलाई जितना ही उनका हाथ है। आप अपने हिसाब की दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब, आपने जैसा कहा मैंने अपने साइज का ही दे दिया। अगर बहन जी को नहीं आए तो आप बदल कर दूसरी ले जाइएगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपके पैसे। इस तरह मोहन चूड़ियाँ लेकर चला जाता है। तभी 2 फिरंगी औरतें उसकी चूड़ियों को देखकर कहती हैं, ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। या एली, इट्स सो नाइस। व्हाट्स दिस? एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? अरे बहू, ये अंग्रेजी में क्या गिटर पिटर कर रही है? मैं देखती हूँ माँ जी। सुनिए, क्या आपको कुछ चाहिए? या आई एम ये रन राउंड। व्हाट यूज ऑफ दिस? माफ कीजिएगा, मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आ रही। ये देखकर कह सकती हूँ कि आपको ये चूड़ियाँ बहुत पसंद आ रही हैं। आप इसे ट्राई करेंगे? ये लीजिए। या क्या बोलते हैं इसको? जी इसे चूड़ियाँ बोलते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ओह ये बहुत अच्छी है, इसे क्यों पहनते हैं? शुक्रिया। ये लीजिए मैडम, आप भी पहनिए, बहुत अच्छी लगेंगी आप पर। सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, ये चूड़ी पहनने का क्या मतलब होता है? बेटा, हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा औरतें पहनती हैं इन चूड़ियों को। इनको पहनने से एक सकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है और इस चूड़ियों की खनखन से हमारा रक्त संचार भी अच्छा रहता है। साथ ही हर त्योहार, हर व्रत में चूड़ियाँ 16 श्रृंगार के रूप में काम आती हैं। ओह माय गॉड, दिस लेडी क्या बोले? हमें कुछ समझ नहीं आया। मुझे भी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश कहकर समझा दूंगी। आखिर इन्हें भी तो हमारी संस्कृति के बारे में पता चले। लिसन यू दोनों, अब हाँ, इन आर इंडियन कल्चर चूड़ियाँ दिस इज वेरी वेरी जरूर फॉर फेस्टिवल, होली, दीपावली, करवा चौथ, यू नो। और अब हाँ, फॉर शादी, मैरिज, सुहागन के लिए इज जरूरी बैंगल्स, पति, 16 एम्बैरेसमेंट, बिंदी, पिचिया, अंगूठी, काजल, चूड़ियाँ। ओह समझ गई। दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑन फेस्टिवल। आई गॉट इट, यू नो एली। या मुझे समझ आ गया। अब ये चूड़ियाँ बहुत जरूरी है। ओके, तो आप इसके लिए और मेरे लिए कर दीजिए पैक। बहू, तू अंग्रेजन के साथ क्या खचर खचर कर रही है? मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। माँ जी, मैं इन्हें थोड़ा अपनी संस्कृति के बारे में बता रही थी कि हम चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं। वही थोड़ा बहुत मैंने समझाया इंग्लिश में, तो ये बहुत खुश हैं और हमसे चूड़ियाँ खरीद रही हैं। वाह, मेरी बेटी तो अंग्रेजन भी है। ऐसे तू और अंग्रेजों को बुलाए हो बेटा और हमारी बिक्री करवाई हो। हाँ माँ जी, जरूर। खबरदार जो मुझे माँ जी बोला, मैं तेरी माँ हूँ अब से। ठीक है माँ। इस तरह दोनों सास बहू उन फिरंगियों को चूड़ी बांधकर दे देती हैं। सुबह से शाम होने पर उनकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। अगले दिन भी चूड़ियाँ जल्दी बिक जाती हैं। कुछ ही दिनों में सास बहू के नाम से उनकी चूड़ियाँ मशहूर हो जाती हैं और दूर दूर के शहरों और गाँव से सभी लोग उनसे चूड़ियाँ खरीदने आते हैं। तब से उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है और वो पक्का घर खरीद कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सावन में झूला झूलने वाली सास बहू। पतझड़, सावन, बसंत और बहार, ये चारों एक बरस के 4 मौसम हैं। रसिकपुर गांव में रहने वाला शूरवीर सिंह का परिवार सालों पहले रोजगार के लिए दिल्ली शहर का रुख कर चुका था। परिवार के मुखिया थे शूरवीर सिंह, जिनकी पत्नी थी झुमरी। दंपति का इकलौता बेटा था ऋषभ, जिसके ब्याह को 3 बरस बीत चुके थे। सावन के शुभारंभ के साथ बारिश का बोलबाला चारों ओर छा जाता है। खिड़की से बाहर हाथ की सोनारिका खुश मिजाज अंदाज में गाते हुए कहती है, हाय रे बारिश की बूंदे और मिट्टी की सौंधी खुशबू रसिकपुर गांव की याद दिलाती है। इस पर ऋषभ उसे टोकते हुए कहता है, सोनारिका, अगर तुम्हारे सावन का साजबाज बस हो गया हो तो मेरा टिफिन तैयार कर दो, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। ओफो ऋषभ, सावन के सुहाने मौसम में तुम्हें दफ्तर की पड़ी है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि सावन के इस साल में तुम मुझे झूला झुलाओगे। दफ्तर को देरी हो रही है, मैं चलूं फिर? ऋषभ अपनी बीवी की बात को टालकर दफ्तर के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद सोनारिका को शांत स्वभाव में देख झुमरी कहती है, अरे सोनारिका बहुरिया, का हुआ भोर सवेर तोहर चेहरा के चमक काहे उतरा हुआ है? देखी ना सासू माँ,
सावन की सुंदर बिल आ चुकी है। मेरा झूला झूलने का बड़ा मन है, मगर ऋषभ को अपने दफ्तर से छुट्टी ही नहीं। अरे बहुरिया, तो हर ससुर की छत्र छाया में पड़कर ऐसन हुई गवाह है। जब देखो तब कद्दू काम काम, दोनों बाप बेटा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हुए पड़े हैं। गुजरते दिनों के संग सावन के पहले सोमवार का शुभारंभ होता है। दोनों सास बहू तड़के सवेरे नहा धोकर हरे रंग में रंगी हुई 16 श्रृंगार सजाए शिव के दर्शन को मंदिर चल देती हैं और जलाभिषेक करके लौटते हुए कहती हैं, माँ जी, क्या इस साल भी हम सास बहू सावन का झूला नहीं झूलेंगी? अरे काहे नहीं, आज तो हर इस सास तो हर सावन के झूला झूले के मन के मुराद जरूर से जरूर पूरा करी है। दोनों सास बहू एक संग घर लौट आती हैं, जहां झुमरी टंगे हुए पर्दे की रस्सी पर रॉड लगाकर रस्सी बांधकर बीचों बीच पटरा अटकाए हुए कहती है, बन गया एकदम मजबूत टिकाऊ झूला। आ बहुरिया बैठ। अरे वाह सासू माँ, पल भर में ही क्या जबरदस्त झूला बनाया आपने। सोनारिका खुश मन से झूले पर बैठकर गीत गुनगुनाने लगती है, जहां झुमरी उसे झूला झुलाने लगती है। सावन की झूली पड़ी, तुम चली आओ, तुम चली आओ, तुम चली आओ, तुम चली आओ। अगले ही पल एक झूले की रस्सियां नीचे आ गिरती हैं, जिसके साथ सोनारिका धब से औंधे मुंह जमीन पर गिरते हुए कहती है, माँ जी, इस सावन के झूले ने तो मुझे सदमा ही लगा दिया, मानो 2 पल भी मुझ छुई मुई को भरसक भार न सह सका। ऐसा देख दोनों के पति व्यंग भाव से कहते हैं, अरे ये क्या भगवान, सावन के झूले की आड़ में बहू को जमीन की धूल चटा दी। देखो ना पिताजी, माँ ने बेचारी मेरी बीवी सोनारिका को सावन का झूला झुलाने में जमीन पर झड़प दिया। बंद करा तू दोनों बाप बेटा, तुम्हारे चलत बहुरिया को अर्श से फर्श का मुंह देखी के पड़त है। अरे जब से शहर आयल हो यही का होकर रह गए हो, बात बात पर शहरी बकैती करत हो। सावन का झूला झूले 4 बरस बीत गए हम सास बहू को। माँ, दिल्ली के इतने पार्क हैं जिसके अंदर बथेरे झूले पड़े हैं, आप दोनों सास बहू सावन का झूला झूलने का शौक वहीं पूरा क्यों नहीं कराती? अरे निपुत्रा, सावन की सुंदर बिला अपने आप में निराली है। शहरी फिसल पट्टी झूला वो आनंद नहीं दी जो उनकी अमिया और कंदब के गाछी पर लगा झूला देत है। सोनारिका झटपट उठकर खुद को झाड़ बघार कर कहती है, सासू माँ, इस बार हम अपना झूला पंखे पर बांधेंगे। दोनों सास बहू साथ मिलकर हॉल में टंगे पंखे पर झूला बांधकर कहती है, आजा बहुरिया, ए बेर हम एकदम मजबूती से रस्सी बांधे हैं। आ बैठ, हम तो के झूला झुलावत हैं। हाँ माँ जी, हम दोनों सास बहू बारी बारी करके एक दूसरे के सावन का झूला झूलने का शौक पूरा करेंगे। आइए, पहले आप पधारिए। झुमरी झट से झूले पर बैठ जाती है, जिसके साथ सोनारिका उसे झूला झुलाने लगती है। तभी झूले की बागडोर पंखे समेत नीचे आ पड़ती है और झुमरी जमीन पर पसर जाती है। हाय रे मोरी मैया, ये झूला ने तो जान निकाल कर धर दी हमरी। माँ जी, मुंह चुटकियों में इस दर्द को दूर भगा देगा, चलिए मेरे संग। दोनों सास बहू सावन का झूला झूलने के शौक को पूरा करने के कारण उस रोज मुंह की खाती हैं। ऐसे ही अगले दिन दोनों एक बार फिर कभी घर के बालकनी में तो कभी छत पर झूला झूलने की नाकाम कोशिश करती, जिसे देख दोनों के पति अंत में थक हार कर कहते हैं, अरे ऋषभ बेटा, अब इन सास बहू का ये सावन में झूला झूलने का हट जाने वाला नहीं है। झूले की होड़ में दोनों जिद्दी बच्चे का रुझान धरे बैठी हैं। हाँ पिताजी, अगर माँ और सोनारिका को सावन झूला नहीं झुलाया तो ये दोनों सावन के जाने तक घर में जगह जगह रायते की तरह फैलती रहेंगी। दोनों की धीमी गति से बातें करता देख सोनारिका मन में कहती है, जाने ये शूरवीर सिंह के सपूत ससुर जी से क्या खुसर पुसर कर रहे हैं। दोनों एक साथ सास बहू के पास आकर कहते हैं, माँ, सोनारिका, हम आप दोनों को इस सावन में झूला जरूर झुलाएंगे, मगर उसके लिए आपको जन्माष्टमी तक रुकना होगा, फिर हम रसिकपुर रवाना होंगे। ये सुनकर दोनों सास बहू खुशी से झूम उठती हैं। गुजरते हुए हर एक दिन के साथ जन्माष्टमी के सवेरे चारों एक संग हंसी खुशी रसिकपुर रवाना होती हैं। कुछ ही घंटों पर वो रसिकपुर आ जाते हैं और ऋषभ कहता है, अरे ये इतना तामझाम किस लिए हुआ है? ऋषभ जी, भूल गए क्या? सावन के हर साल को रसिकपुर की सड़कें ऐसी ही लड़ियों बत्तियों से सजती आई है।
गांव की यही खासियत तो सावन को शहरों से सुंदर और आकर्षक रूप प्रदान करती है। इसके बाद चारों गांव में आगे की ओर बढ़ते हैं। अरे बहुरिया, वो सीधा डगर धरे के कोनो जरूरत नहीं, अमोरी की घाटी से होकर चलो। जैसे जैसे चारों डगर की ओर बढ़ते जा रहे थे, सावन का मनभावन साज सज्जा कदम कदम पर उनके चित्त को अपनी ओर खींच रहा था। तभी सास बहू की नजर पेड़ों की डाल पर पड़े झूले पर सिमट जाती है, जहां अनेकों औरतें झूला झूल रही थीं। सचमुच माँ, सावन की सुनहरी बेला मेरी आंखों में नहीं समा रही है। सावन की यह हरियाली और गांव की अद्भुत बेला अपने आप में मनोहर है। हम सास बहू का चित्तवर्ण तो इस सावन के झूले में समा गया है। दोनों सास बहू झटपट से झूले पर जा बैठती हैं। दोनों के पति साथ मिलकर उन्हें सावन का सुनहरा झूला झुलाते हैं। सावन के झूले ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों के फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। तभी सांझ होते ही गांव की औरतों की झुंड उनके पास आती है। अरे झुमरी, सालों बाद जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गांव की बड़ी याद आ रही थी गौरी, तो सोचा सावन से बेहतर भला कोई औरत होगी। सावन का झूला भी झूल लेंगे, मेला भी घूम फिर लेंगे, मिलना जुलना भी हो जाएगा। अरे बहुत अच्छा किया झुमरी मौसी, मेरी सखी सोनारिका हुई संगाई है। ये सारे झूले हमने खास जन्माष्टमी के लिए बांधे हैं और इन्हें फूल पत्तियों से सजाया है। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, बिना वक्त जाया किए साथ मिलकर सावन का झूला झूलते हैं। हम सभी के पति भी आ रहे हैं। एकाएक सावन की हल्की फुहार जैसे सावन के झूले में जान डाल देती है। सास बहू झूले पर बैठ जाती हैं। दोनों के पति जोर शोर से झूला हाँकने लगते हैं और अंत में झुमरी उमंग से गाती है। झूला झूलत बिहारी वृंदावन में ऐसी लागी लागी, ऐसी लागी छवि उनके मेरे मन में। झूला झूलत बिहारी वृंदावन में। इस तरह सास बहू का सावन में झूला झूलने का सुनहरा सपना भली भांति पूरा हो जाता है, जिसके साथ सावन के खत्म होते ही सभी पुनः शहर लौट जाते हैं। एक गरीब आदमी की 3 बहू गांव की चुगलखोर मर्दों की मंडली में और औरतों की टोली में खुसर फुसर चल रही थी। मंडली का मुखिया था तिवारी। अरे जाना तो गजोधर चाचा, वो है गरीब त्रिलोकवार, ससुरा बड़ा रंगीला निकला। यहाँ हम सबन की बहुएं सालों से घुइयां खिलावत हैं और वो छैला छबीला 3-3 बहुओं का मर्द बनकर सुख भोगत है। अरे 100% सच कहा तूने तिवारी। यहाँ हम बेचारे पति को एक थाली में 3 तरह की सब्जियां नहीं मिलती और वो गरीब एक आदमी होकर एक साथ 3 बहुओं का मर्द बने बैठा है। अरे लीला मौसी, ई ससुरे त्रिलोकवा अव्वल दर्जिक निकम्मा है। बैरन 3-3 बहुओं का मर्द बने बैठ है। आखिर क्यों गांव का सारा समाज एक ही इंसान की शख्सियत पर सैकड़ों सवाल खड़े कर रहा है? क्या है ये 3 बहुओं के गरीब आदमी की कहानी? आइए जानते हैं। ये कहानी है बस्ती के छोटे से गांव की, जहां दरअसल बीवियों को बहू कहने की रीत रिवायत थी। त्रिलोक अपनी 3 पत्नियों उर्फ 3 बहुओं अंजलि, कोमल, भारती के साथ रह रहा था। सुनने में अटपटा लगता है कि एक ही शख्स की 3 पत्नियां, मगर कभी कभार जैसा दिखता है वैसा असल में होता कहाँ है। आइए एक नजर त्रिलोक और उसकी 3 पत्नियों पर डालते हैं। अंजलि, भारती, कोमल, अरे कहाँ हो मेरी 3 बहुओं? अरे सजनवा, तुम आ गए। हाँ, आज मैं तुम 3 बहुओं के लिए साड़ियाँ लेकर आया हूँ। तीनों झटपट से अपने अपने डिब्बे खोलती हैं, जिसमें नीली, पीली और नारंगी रंग की 3 साड़ियाँ थीं। अरे भारती, वह नीली वाली साड़ी मुझे दे दो। वैसे भी वह तुम्हारे काले रंग पर जरा भी नहीं जचेगी। बोलो भला, मैं अपनी साड़ी तुझे क्यों दे दूं? मुद्दतों बाद हमारे प्रीतम प्यारे कुछ लाए हैं, चल भाग। अरे ओ मेरी सयानी सातन अंजलि, ये पीली साड़ी तुम रख लो और बदले में मुझे वो नीली साड़ी दे दो। बेचारे पति की 3 बहुएं साड़ी के पीछे लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हैं। ये देखकर त्रिलोक अपना माथा पकड़े हुए कहता है, जब देखो 3 बहुएं कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ती रहती हो। अरे एक दूसरे से फेर बदल करके अपने शौक को पूरा नहीं कर सकती। अजी तुम चुप ही रहो, तुम आदमी जात भरोसे के लायक ही नहीं हो। एक बहू से मन नहीं भरा था, जो दूसरी और फिर तीसरी बैरन बहू उठा लाए। दोनों डायन मेरे गले की फांस बन गई हैं।
अरे तो भी कोई नौलखा हार नहीं जिसे हम तन पर सजना चाहते हैं। अरे रही त्रिलोक की बात तो वो केवल मुझसे प्यार करते हैं। तुम दोनों बहुत जबरन इनके गले पड़ी हो। ये सुनकर तीनों बीवी उर्फ त्रिलोक की बहू के बीच घमासान भिड़ंत छिड़ जाती है। त्रिलोक उन तीनों को अलग अलग करते हुए कहता है, बहुत हो गया। तुम तीनों बहुओं के बीच निस दिन का कलेश देखकर मैं तंग आ गया हूँ। अरे कोमल ने सरासर सही कहा था। काश बोझ में आकर मैंने तुम दोनों से ब्याह ना किया होता तो आज मैं 3 बहुओं का आदमी ना होता। ये कहते हुए त्रिलोक बीते दिनों में खो जाता है कि कैसे उसे 3 बहुओं से बारी बारी ब्याह करना पड़ा। बस्ती में रहने वाला भोला भाला त्रिलोक अपने पिता बिरजू के साथ रहता था। बिरजू बीमारी के बिछौने पर पड़ा हुआ आखिरी सांसें गिन रहा था। बेटा जल्दी से अपने बाबूजी के पास आ, मेरे पास ज्यादा समय शेष नहीं है। कहिए बाबूजी। बेटा तेरे बाप ने अपनी जवानी में कई औरतों का दिल दुखाया है। शायद ये उन्हीं की बद्दुआ है जो आज मैं बीमारी के बिछोने पर पड़ा हूँ। अपने बाप से वादा कर कि तू कभी किसी औरत जात का दिल नहीं तोड़ेगा। हाँ बाबूजी, मैं वादा करता हूँ। त्रिलोक अपने मरते पिता को वचन देता है। उसके जाने के बाद त्रिलोक शहर आगमन करता है जहाँ उसकी मुलाकात कोमल से होती है। दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। त्रिलोक तुम मेरे दिल के देवता बन चुके हो। मुझसे शादी करके मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। कोमल, तुमने वो कह दिया जो मैं लफ्ज कह न सका। मेरे मन मंदिर में ताउम्र तुम्हारा बसेरा होगा। दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। जब त्रिलोक गांव लौटता है तो गजोधर कहता है, अरे ब्रजेश के बेटे, ये क्या कर दिया तूने? बेचारा हरीश इस कपटी आदमी की आस पर भारती को छोड़ गया। आप सभी कहना क्या चाहते हैं? सुन सकते हो तो सुनो त्रिलोक। तुम्हारे बाबूजी ने मेरे बाबा से वादा किया था कि तुम्हारा ब्याह मुझसे होगा। देखो बचवा, बस्ती गांव में आदमी की जुबान ही सब है। अगर ऐसा है भारती, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। गांव के दबाव में आकर बेचारा आदमी 2 बहुओं के बीच बंद कर रह जाता है। शादी की रात। कोमल, गांव की रीति के अनुसार मुझे भारती के साथ संबंध स्थापित करना होगा। ये बस्ती गांव की कैसी दबी कुचली रीत है जहां आदमी 2 बीवियों के संग रहेगा। सप्ताह भर के अंदर ही दोनों में अनबन होने लगती है। जब से तू बैरन मेरे आदमी की बहू बनकर आई है, इस घर की गरीबी का दीमक लग गई है। सारा दिन त्रिलोक बाहर के कामों में बंधे रखते हैं। तुम दोनों बहुओं के बीच में पल पल पिस रहा हूँ। ये कहकर त्रिलोक नशे में धुत सड़क पर निकल पड़ता है। तभी मौसम का रुख बदल जाता है और तेज तर्रार तूफान के साथ भारी बरसात पड़ती है। बचाव के लिए त्रिलोक एक घर का दरवाजा खटखटाता है जो अंजलि नाम की लड़की खोलती है। जी, बाहर बरसात हो रही है। सवेरे तक सर छुपाने की जगह मिल जाएगी क्या? हाँ आइए। अंजलि उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। नशे में चूर त्रिलोक सुध-बुध खो देता है और दोनों सारी सीमाएं लांघकर एक दूसरे के हो जाते हैं। अगली सुबह त्रिलोक खुद को उसके करीब पाकर स्तब्ध रह जाता है। मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में मुझसे भूल हो गई। पर मैंने अपने मन मंदिर में आपको पति मान लिया है। ये मुमकिन नहीं। मैं गरीब दीन दुखियारा पहले ही 2 बीवियों का आदमी हूँ। एक साथ 3 बीवी का पालन पोषण मेरे बस से बाहर है। देखिए, आप मुझे जिस भी हालत में रखेंगे मैं एक शिकायत नहीं करूंगी। सुख का ना सही तो दुख का साथी बना लो। इस कदर एक आदमी 3 बहुओं के बीच बंध जाता है, जिसे देख भारती और कोमल बौखलाए हुए कहती हैं, अरे इस गरीब गुमटी में हमारा रहना ही दूभर और तुम तीसरी बहू बला को बेहाल आए। त्रिलोक चुप्पी साधने में ही समझदारी समझता है, मगर 3 बीवियों के बीच उसकी सीमित आमदनी कम पड़ने लगी। तीनों बहुओं का ब्याह तो लिया, मगर एक दिन भी बरसक हमारा पेट नहीं भर पा रहे। मेरी ही मती मारी गई थी जो ऐसे आदमी की बहू बन गई। क्या पता था कि आदमी के साथ भूख का भी बंटवारा करना पड़ेगा। किसी ने सच ही कहा था कि औरत जात के आगे आदमी को अपना दुख नहीं दिखता। मर्द को दर्द थोड़ी होता है। अरे आदमी क्या काठ की कठपुतली है जो उसे दर्द नहीं होता। ये लो, तीनों मेरे हिस्से का खाना खा लो, मगर झगड़ो मत। पूरा बस्ती गांव मुझे बहुपत्नी का आदमी कहता है, बावजूद इसके भी तुम तीनों के बीच में सहमति नहीं। अरे दुख तो उस बात का है कि 3 बहू का आदमी होकर भी तुम में से कोई मेरे दिल का हाल नहीं समझता। ये सुनकर तीनों बेहद शर्मसार होती हैं।
मुझे माफ कर दो, मैंने सच्चे प्रेम का दावा बड़े आसानी से कर दिया, मगर सौतन की डाह में आपका दुख दर्द देखा ही नहीं। आपने अपने आगे की थाली भी हमको परोस दिया, मगर अब हम बहू की भटक खुल चुकी है। अब हम आपको शिकायत का एक मौका नहीं देंगे, सम्मति से रहेंगी। तुम तीनों को इस बात का तकाजा नहीं, आज मैं कितना खुश हूँ। तीनों बहुओं के बीच प्यार देखकर त्रिलोक अपने मन में कहता है, अजी आपकी खुशी दुगनी होने वाली है, आप बाप बनने वाले हैं। बधाई हो, हम तीनों अम्मा बनने वाली हैं। ये सुनकर दोनों बहू थाली बजाकर कोमल को बधाई देती हैं। शुक्र है ईश्वर, इन तीनों के बीच बहुओं के बीच का सुनहरा स्नेह सदा ऐसे ही बना रहे। उस रोज के बाद तीनों बहुएं बतौर बहन की तरह रहने लगी। इसी के साथ तीन बहू के एक गरीब आदमी की ये कहानी यही समाप्त होती है। नाबालिग बहू की शादी। अरे छोरी, यो क्या हो रहा है? तने एक काम भी ठीक से करना ना आता? अरे कम से कम घर के काम काज में तो हाथ बटा दिया कर। अरे माँ जी, अभी गुंजन छोटी है, इसे कामकाज के बारे में इतना ज्ञान कहाँ है? अरे बहू, तू ना जानती लड़कियों को बचपन से ही चूल्हे चौके की शिक्षा दे देनी चाहिए कि बेरा कब उनकी शादी की बात चल जावे। इसीलिए मैं चाहूँ तू इसे घर के सारे कामकाज सिखा दे। लेकिन माँ जी अभी से? देख, मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। रागिनी अपनी सास गीता के आगे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो अपनी बेटी गुंजन को अपने कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, बेटी यहाँ बैठकर खेल लो, अब तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर अपनी दादी सा के सामने मत खेलना, नहीं तो वो तुम्हें डांटेंगी। माँ, दादी सा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? क्या वो मुझसे नफरत करती हैं? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी दादी सा तो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुम्हारे बारे में बहुत सोचती भी हैं। अब तुम यहाँ बैठकर खेलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। रागिनी अपनी बेटी गुंजन के लिए खाना लेकर आती है और उसे खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन गीता फोन पर किसी से बात करते हुए कहती है, अरे समधी साहब, चिंता मत करो, हम अपनी बेटी को सब कुछ अच्छे से समझाकर भेजेंगे। और आपने तो हमारी बेटी को देखा ही है, बहुत समझदार और प्यारी सी बच्ची है। लेकिन समधी साहब, आप हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। ये सब रागिनी सुन लेती है, जिसके बाद वो अपनी सास गीता के पास आकर उससे पूछती है, माँ जी, ये आप किससे बात कर रही थी? अरे मैं अपनी गुंजन के रिश्ते की बात कर रही थी, अब सही समय है, उसके विवाह कर देते हैं। अपनी सास गीता की ये बात सुनकर रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी सास से कहती है, ये आप कैसी बात कर रही हो? आपको पता भी है गुंजन अभी कितनी छोटी है और वो भी नाबालिग है। एक नाबालिग लड़की की शादी करना ठीक नहीं है। माँ जी, उसे तो अभी रिश्तों की समझ भी नहीं है, वो कैसे एक शादी का रिश्ता संभाल पाएगी? अरे तू इतना क्यों सोचती है? हमारे राजस्थान में सबकी शादी बचपन में ही हो जावे है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। समधी साहब बहुत अमीर है और हमारी बेटी उनके घर में बहुत खुश रहेगी। माँ जी, थोड़ा तो सब्र कीजिए, अभी गुंजन को बालिग तो होने दीजिए। तुझे क्या लगता है कि मुझे अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता नहीं है? अरे तुझे और क्या बताऊं, समधी साहब हमारी बेटी के पूरे 20 लाख रुपए दे रहे हैं। माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? आप 20 लाख रुपए के लिए हमारी गुंजन को बेच रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों बेचूंगी? तू तो जानती है राजस्थान में लड़कियों की कितनी कमी है और यहाँ पर बेटी पैदा करना का मतलब उसके अच्छे दाम लगाना, यही तो यहाँ की प्रथा है। अरे वो तो शुक्र मना, तुझे तेरी बेटी के 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, वरना तो केवल 10 लाख रुपए में बेटी विदा हो जाती है और फिर हमें दहेज देने की भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, पहले आप हमारी बेटी को बड़ी होने दीजिए, उसके बाद हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अब मैंने तेरी एक भी बकवास नहीं सुननी। अब जा घर के काम कर और कल से शादी की तैयारियां शुरू कर दियो। कल हमारी गुंजन को देखने के लिए समधी साहब घर आ रहे हैं। ऐसा कहकर गीता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रागिनी अपनी बेटी गुंजन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी कोई मदद कर, ये अनर्थ होने से बचा ले। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, रागिनी को ना चाहते हुए भी मेहमान की खातिरदारी करने की तैयारियों में लगना पड़ता है। कुछ देर बाद गुंजन को देखने वाले आ जाते हैं। जैसे ही लड़का और उसके माता पिता घर में आकर बैठते हैं, गीता रागिनी को उनसे मिलवाती है। रागिनी बहू, ये है दुर्योधन, राजेश के पिता, और ये है राजेश की माँ उर्मिला। जब रागिनी राजेश को देखती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है,
क्योंकि राजेश लगभग 30 साल की उम्र का नौजवान आदमी था, जिसे देखते ही रागिनी बहुत हैरान रह जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, हे ऊपर वाले, क्यों मेरी बेटी को इन दुष्ट लोगों के हवाले कर रहा है? कोई तो उपाय निकालो, मैं अपनी बेटी को इन लोगों के हवाले नहीं कर सकती। रागिनी अपनी सास को किचन में बुलाती है और उनसे कहती है, माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी अभी नाबालिग है और बहुत छोटी भी है। उस आदमी से मेरी बेटी की शादी मत करवाओ। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू जानती नहीं है उन लोगों ने मुझे 20 लाख रुपए दिए। अब अगर हम रिश्ते से मुकर गए तो वो ठाकुर लोग हैं, हमारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। ऐसा मत कहो माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी को इस कुएं के अंदर मत ढकेलो। तू ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर गीता रागिनी के एक लात मारती है, जिसकी वजह से रागिनी बहुत दूर जाकर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ गीता गुंजन का रिश्ता पक्का कर देती है। तभी उर्मिला गीता से कहती है, अरे समधन जी, जरा हमारी होने वाली बहू को तो बुलाओ, हमें उससे मिलना है। गीता तुरंत गुंजन को लेकर आती है, जिसके बाद उर्मिला गुंजन को अपने पास बैठाती है। अरे वाह, हमारी होने वाली बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है, बहुत ही प्यारी लग रही हो। तभी गुंजन कहती है, आप लोग कौन हो? मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। माँ, कहाँ हो आप? अरे बहू, परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी माँ रसोई में हमारे लिए खाना बना रही है। वैसे तुम्हें पता है, अब तुम कुछ दिनों में हमारे घर आ जाओगी। वहाँ तुम्हारी माँ नहीं होगी, इसलिए अभी से मुझे अपनी माँ समझ लो। नहीं नहीं, मेरी एक ही माँ है, आप मेरी माँ नहीं हो। ऐसा कहकर गुंजन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गीता बात को संभाल लेती है और उन्हें उनके घर भेज देती है। कुछ ही दिनों में गीता गुंजन की शादी राजेश से करवा देती है। शादी की पहली रात पर बेचारी मासूम गुंजन राजेश के कमरे में बैठी होती है। जैसे ही राजेश उसके पास आता है, गुंजन डर के मारे उससे कहती है, देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे मेरी माँ चाहिए। राजेश समझदार था और वो बेचारी गुंजन को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है, देखो, तुम परेशान मत हो, तुम आराम से यहाँ सो जाओ, कल हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाकर ले आएंगे, मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर राजेश एक तकिया और चद्दर उठाकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद उर्मिला गुंजन के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है। घर के सारे काम वो गुंजन से ही करवाती है और खुद दिन भर आराम करती। एक दिन अचानक से गुंजन रसोई में काम करते करते कांच के बर्तन गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनते ही उर्मिला रसोई में पहुंच जाती है और अपने महंगे कांच के बर्तनों को टूटा हुआ देख वो गुंजन के ऊपर बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगती है। ये सब तूने क्या किया है? तू जानती है कितने महंगे? रुक, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। तूने पहले भी कई महंगी महंगी चीजें तोड़ी हैं। आज तो मैं तुझे तेरी गलती की सजा देकर ही रहूंगी। इतना कहकर उर्मिला बेचारी गुंजन को लाठी मारना शुरू कर देती है। मत मारो, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। बेचारी गुंजन दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन उर्मिला को उसके ऊपर जरा भी रहम नहीं आता। उसी वक्त रागिनी अपनी बेटी गुंजन से मिलने उनके घर में पहुंच जाती है। उनके घर में उसे रसोई से गुंजन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को देखने के लिए रसोई में पहुंच जाती है, जहां उर्मिला उसकी बेटी गुंजन को लाठी से मार रही थी। ये सब देखकर रागिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उर्मिला से लाठी छीनकर उर्मिला को ही मारने लगती है, जिसके बाद वो 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुला लेती है और पुलिस को अपनी सास गीता के साथ साथ अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है। नाबालिग की शादी करने के जुर्म में उन सभी को जेल हो जाती है। काश मैंने ये कदम पहले ही उठा लिया होता, तो आज मेरी बेटी की जिंदगी ऐसी ना होती। ऐसा सोचकर रागिनी अपनी मासूम सी बच्ची को वापस घर ले आती है और उसकी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करती है। भिंडी खाने वाली चुड़ैल। बादल गरज रहे थे, फिर तेज बारिश में एक चुड़ैल आती है और कहती है, अब कहूंगी भिंडी चाहिए, मुझे भिंडी चाहिए। कहाँ है भिंडी? हाँ, बाजार में चलती हूँ, मंडी में तो भिंडी होगी ही। ये कहकर चुड़ैल मंडी में पहुंच जाती है, जहां सभी लोग अपनी सब्जी को उठाकर रख रहे थे। तभी चुड़ैल बंद बोरियों में भिंडी ढूंढती है और जब उसे भिंडी नहीं मिलती तो बोरियों को फेंक देती है। इसमें भी नहीं है भिंडी, यहाँ भी नहीं है। कहाँ है मेरी भिंडियाँ? मुझे भिंडी खानी है तो खानी है।
चुड़ैल चुड़ैल बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। अरे ये तो हमारी सारी सब्जियों को खराब कर रही है। चुड़ैल मंडी में जाकर सबकी सब्जियों को खराब कर देती है। तभी मोहन का गला पकड़कर वो कहती है, मुझे ये भिंडी क्यों नहीं मिल रही? कहाँ है भिंडी? भिंडी दे मुझे वरना मैं तुझे मार डालूंगी। बाप रे बाप चुड़ैल, अरे देखो भिंडी नहीं बेचता मैं, मेरे पास सिर्फ टिंडे, तोरई, बैंगन, कद्दू, आलू है और हाँ मटर भी है। ची आए आए, तेरे पास तो मेरी पसंदीदा सब्जी भी नहीं है। और ये क्या है? टिंडे तोरई कोई खाता है क्या? हाँ, मेरे बच्चे खाते हैं इसलिए मैं वो सब्जियां बेचता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर कल तूने अपने बच्चों को भिंडी नहीं खिलाई ना, तो तू अपने बच्चों को कभी और कोई सब्जी नहीं खिला पाएगा। मैं आऊंगी कल तेरे ठेले पर, वहाँ भिंडी होनी चाहिए। हाँ, मैं पक्का भिंडी बेचूंगा, बस मुझे छोड़ दो। भुवन की बात सुनकर चुड़ैल उसे छोड़कर आगे जाती है और भिंडी ढूंढती है। आखिरकार उसे भिंडियां मिल ही जाती हैं। भिंडी के ढेर पर बैठकर दोनों हाथ से भिंडियां उछाल कर कहती हैं, अरे वाह, आखिरकार मुझे भिंडियां मिल गई। कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, अब तो बहुत सारी खाऊंगी। ऐसा लग रहा है मानो रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। लगता है यहाँ कोई भी भिंडियां खाता ही नहीं। कौन है जो मेरी भिंडियों को ऐसे फेंक रही है? अरे जरा शक्ल तो दिखा अपनी। हाथ ना, मेरी भिंडी पिचक रही है, हाथ यहाँ से। क्या बोला तुमने मुझे? मैं हॉट लग रही हूँ? बताओ ना। चुड़ैल खुशी से उसकी बात सुनकर लड़के के हाथ पकड़ लेती है। वो लड़का जैसे ही चुड़ैल को देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। चुड़ैल चुड़ैल, अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, अरे मेरा हाथ छोड़ो। अरे तुम ही तो हो जो मुझे हॉट बोल रहे थे, तो मतलब तुम मुझे पसंद करते हो। पता है, आज तक मैंने कभी किसी को ऐसे हाथ नहीं पकड़ा। पागल है क्या? ऊपर से तू चुड़ैल है, मैं तुझे हॉट क्यों बोलूंगा? वो तो मैं तुझे साइड होने को बोला था। साइड हटना, पहले मेरी भिंडियों से हट जाओ वरना कोई नहीं लेगा। इसका मतलब तूने मुझे नहीं बोला हॉट? ठीक है, ये सारी भिंडियां मैं ही खा जाऊंगी। गुस्से से चुड़ैल उसकी भिंडियों को 2 मिनट में कच्चा चबाकर खा जाती है। जब चिल्लाते हुए गुल्लू कहता है, अबे ओए चुड़ैल कहीं की, तू मेरी सारी भिंडियां खा गई। हाँ, खा गई। बोल क्या करेगा? अगर ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो तुझे भी खा जाऊंगी। चल हट मेरे रास्ते से, हट मेरे रास्ते से। ये कहकर चुड़ैल उसे धक्का देकर चली जाती है। मंडी में से और भिंडियां भी वो खा जाती है। फिर जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़कर लेट जाती है। आज बहुत खा लिया, मुझे सोना चाहिए अब। अगले दिन चुड़ैल को फिर भिंडी चाहिए थी। वो गांव में जाकर भिंडी ढूंढने लगती है। तभी उसे एक घर से भिंडी की खुशबू आती है। अरे मुझे यहाँ से भिंडी की बहुत खुशबू आ रही है, जरूर इस घर में भिंडी है। चुड़ैल को कोई नहीं देख पाता और वो उस घर में जाकर भिंडी खा लेती है। आहा, भिंडी, मजेदार भिंडी बनाई है इसने तो। खाकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। चलो किसी और घर में जाकर भिंडी खाती हूँ। ये कहकर चुड़ैल दूसरे के घर जाकर चोरी से उसकी भिंडी भी खा जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रेमा रसोई में आकर कहती है, चलो बच्चों का और इनका टिफिन बांध देती हूँ। अरे इसमें से भिंडी कहाँ गई? अभी तो बनाई थी। प्रेमा पूरी रसोई में भिंडी ढूंढ लेती है पर उसे कहीं भिंडी की सब्जी नहीं दिखती। तभी वो अपने बच्चे और पति से कहती है, विवेक, टीना, राजू, अरे आप तीनों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? जल्दी बताओ भिंडी की सब्जी किसने खाई है? मैं जानती हूँ तुम तीनों की फेवरेट है। अगर खानी थी तो मुझे पूछ लेते, टिफिन भी पैक नहीं करने दिया। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं क्यों खाऊंगा? मुझे तो लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, देना नहीं चाहती। बच्चों, तुमने खाया होगा जरूर, या तो छुपा दिया है। नहीं मम्मी, हम दोनों तो पापा के साथ कब से यहाँ हैं। हम क्यों छुपाएंगे, वरना आप हमें डांटोगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर तुम तीनों ने नहीं ली तो रसोई में आया कौन? अभी आधा घंटा और है। ऐसा करो तुम खिचड़ी बनाकर दे दो हमें जल्दी से, हम तीनों वही ले जाएंगे। छोड़ो, कोई जानवर लेकर गया होगा। ठीक है। ऐसे ही चुड़ैल हर किसी के घर में से भिंडी खाकर चुपचाप चली जाया करती थी। लेकिन जिन लोगों ने मंडी में उस चुड़ैल को चुराते हुए देखा था, उनकी बात गांव वालों में फैल जाती है और अनुमान लगाकर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं। अरे समझ आया,
ये हमारे घर में से जितनी भी भिंडियाँ चोरी हो रही हैं और मंडी में से वो चुड़ैल ही कर रही है। तो चलो फिर चुड़ैल को पकड़ लेते हैं हम। अब तो बहुत जरूरी हो गया, वरना वो हमेशा सबकी भिंडियों को खाती जाएगी। अरे तुम्हारी तो थोड़ी थोड़ी भिंडियाँ चुरा रही थी, उसने मेरी तो भिंडियों के खेत को ही खा डाला। आखिर चुड़ैल सबकी भिंडियां चुराकर क्यों खा रही थी और इन सब के पीछे उसका मकसद क्या था? क्या गांव के लोग उसे पकड़ पाएंगे? जानने के लिए कहानी के अंतिम चरण पर चलते हैं। चुड़ैल संतोष के घर में जाती है जहां कढ़ाई भरकर भिंडियां रखी हुई थी। अरे वाह, आज तक किसी ने इतनी कढ़ाई भरकर भिंडी नहीं बनाई। आज क्या कोई त्योहार है? नहीं भी तो मेरे लिए पार्टी ही है। चुड़ैल जैसे ही भिंडी को खा लेती है तभी उसके हाथ पांव में खुजली होने लगती है, उसका जी घबराने लगता है। तभी वो कहती है, आहा, ये क्या हो रहा है? मुझे पहले तो कभी इतनी भिंडी खाकर खुजली नहीं हुई, आज क्यों हो रही है? दर्द भी हो रहा है। आह, मेरी हालत खराब हो रही है। किसी ने इस भिंडी में जरूर कुछ मिलाया था। तभी दरवाजा खोलकर गांव के कुछ लोग अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ, इस भिंडी में कुछ मिलाया था। और जानती हो क्या मिलाया था? गंगा जल। उसी से ही तुम तड़प रही हो ना। क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा? मैं तो किसी को मार भी नहीं रही थी, सिर्फ भिंडी ही तो खाई थी ना। अगर तुम हम में से किसी को मार देती तो हमारा क्या होता? और तुम भिंडियाँ क्यों चुरा रही थी, जरा ये भी बताओ। क्योंकि मुझे पसंद थी, इसलिए सिर्फ भिंडी खाती थी। मैंने किसी को नहीं मारा, आज तक सिर्फ डराया था शुरू में। आज से 3 महीने पहले मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। हम बहुत गरीब थे, इतने की भिंडी बहुत पसंद थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को कहा, माँ बहुत दिन हो गए, कब से भिंडी नहीं खाया, आज तो बना दो। बेटा, घर में पैसे ही नहीं है भिंडी लाने के लिए। 2-4 आलू भी पड़ोसी से मांगे हैं मैंने तो। माँ देखो तो सही, थोड़े से तो पैसे होंगे इधर उधर, देख लो, फिर मैं भिंडी ले आती हूँ। नहीं है बेटा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ तुझसे। तभी सुमन की चाची शीला आती है जो कि माँ बेटी से नफरत करती थी, इसलिए वो जहरीली भिंडी बनाकर सुमन को खिला देती है, जिसे खाते ही दोनों माँ बेटी मर जाती हैं। पर सुमन चुड़ैल बनकर कहती है, मेरी चाची ने मुझे और मेरी माँ को धोखे से मार डाला, इनसे तो अपना बदला लूंगी। ये बोलकर चुड़ैल अपनी चाची को मार डालती है और गांव में आकर भिंडियां चुराने लगती है। बस इसलिए मैं भिंडी चुराती थी और आप लोगों को मुझसे परेशान हो रही है तो मैं आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। उसके लिए आपको मेरी शांति पूजा करानी होगी। हमें माफ कर दो सुमन, हमें लगा तुम एक बुरी चुड़ैल हो, पर तुम तो अच्छी हो। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी और तुम्हारी माँ दोनों की पूजा करा देंगे। इस तरह गांव के लोग चुड़ैल और उसकी माँ की मुक्ति पूजा करा देते हैं। फिर वो चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है।